हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आप सभी बच्चे को थंबनेल में भी दिख रहा होगा और हमारे इस क्लासेस के स्टार्टिंग पेज पे भी दिख रहा होगा, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 12th के हिंदी के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं चैनल पे, तो वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा जी, ताकि आपको इस तरह का अगर वीडियोस चाहिए क्लास 12th के, 10th के, 11th के, तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा देखिए टॉपिक का नाम है, देखिए सभी बच्चे को दिख रहा होगा, 12th के हिंदी में गद्यखंड का जो हमारा चैप्टर 1 है वो है बातचीत। इसके लेखक जो थे वो बाल कृष्ण भट्ट थे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह काफ़ी मज़ेदार टॉपिक होने वाली है। तो आज हम लोग इसमें जितने भी चैप्टर वाइज इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं। और नीचे हमारा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं और एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए और उस पर डिस्कशन करते हुए चलेंगे। और अगर कोई परेशानी हो जिन बच्चों को, तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट जरूर करिएगा, उनको हम हेल्पलाइन नंबर अभी आगे प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहले सवाल पे आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इस गद्यखंड का कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ठीक है, सवाल आपको इस तरह से देखने को मिलेगा एग्जाम में कि बाल कृष्ण भट्ट की जो यह रचना है बातचीत, यह क्या है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, एकांकी है। ऑप्शन बी दिख रहा है कहानी है। ऑप्शन सी दिख रहा है यात्रा संस्मरण है, या ऑप्शन डी दिख रहा है ललित निबंध है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। चलिए जवाब को जान लेते हैं। ऑप्शन डी इसका टिक करिएगा जी, जिन बच्चों को लग रहा था वो बिल्कुल ही सही सोच रहे थे। ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक प्रकार की क्या है, ललित निबंध है। ठीक है, जिन बच्चों को इस तरह का हैंड रिटेन नोट्स चाहिए वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी वे करवा दिया है, तो आप आज से आप लोगों का हिंदी का टेंशन भी खत्म हो गया। आप लोग का हिंदी का जो तैयारी है वो हम लोग अच्छे से करवा देंगे। ठीक है, चलिए अभी आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़िए, फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, वीवीआई इसके व्याकरण हो गए, वो सब हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा है, वो कह रहा है कि बाल भट्ट यानी बालकृष्ण भट्ट, इनका पूरा नाम था, किस काल के रचनाकार हैं। ठीक है, सवाल क्या है, बाल भट्ट जो है वो किस काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, या आधुनिक काल। ठीक है, जवाब सोचिए और जवाब दीजिए आप लोग, क्या होना चाहिए इसका 2 का आंसर। बहुत ही अच्छा, टिक कर लीजिएगा। जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो नोट्स अगर बना रहे हैं तो ठीक है, 2 का डी नंबर होगा इसका भी जी। आधुनिक काल, बाल भट्ट जो थे वो किस काल के रचनाकार थे, आधुनिक काल। अब बाल भट्ट थे कौन, वो हमारा जो शीर्षक है गद्यखंड का बातचीत, इसके जो है लेखक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर देखिए, काफी अच्छा सवाल है यह। कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बहुत ही अच्छा सवाल है। जो हमारे इस चैप्टर के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन आपको दिख रहा है, सभी देखिए एक ही तरह का ऑप्शन दिखेगा, तो एकदम अच्छे से टिक करना है। ऑप्शन ए हमारा है 23 जून 1843 ईस्वी। ऑप्शन बी हमारा है 23 जून 1844 ईस्वी। ऑप्शन सी भी उसी तरह का है, 23 जून 1845 ईस्वी। और ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है 23 जून 1846 ईस्वी। तो एकदम अच्छे से रट के जाइएगा, यह सवाल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए जान लेते हैं इसका जवाब। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1845 ईस्वी बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, अभी हम लोग इनके निधन के बारे में भी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में। आते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, वैसे भाई बहन के पास जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में वो बैठने वाले हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर सवाल हमारा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऊपर हमारा था। ठीक है, किस काल के रचनाकार थे, तो वो हमारा हो गया था आधुनिक काल। अब आ गया किस युग के, तो आधुनिक काल के किस युग के थे ये समझिए। ऑप्शन आपके सामने, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग,
और प्रतिवादी युग। देखिए 2 सवाल है, कंफ्यूजन एकदम से हटा देना है। एक सवाल हमारा ऊपर था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कि बाल भट्ट जो थे वो किस काल के रचनाकार थे, तो आधुनिक काल, अगर काल पूछे तो आधुनिक काल। और सवाल नंबर 4 हमारा कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, इसका जवाब हो जाएगा भारतेंदु युग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 टिक करिए। अब दोनों में अंतर को समझिए, डिफरेंस को, और जैसे ही एग्जाम में ये पूछा जाए आपको टिक लगा देना वहां पे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वह किस काल के कवि थे, आधुनिक काल के, किस युग के थे, भारतेंदु युग, यानी बालकृष्ण जो थे वो आधुनिक काल के भारतेंदु युग के कवि थे। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी बच्चे को? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 5वां सवाल दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। ऐसे भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और पूछेगा वहां पे कि बालकृष्ण भट्ट इनमें से क्या नहीं थे। ऑप्शन ए हमारा पत्रकार नहीं थे, ऑप्शन बी हमारा महाकाव्यकार नहीं थे, ऑप्शन सी हमारा निबंधकार नहीं थे, और ऑप्शन डी हमारा आलोचनाकार नहीं थे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी टिक करिएगा, वो महाकाव्यकार नहीं थे। ठीक है, बाकी सब थे वो जी। निबंधकार भी थे, वो निबंध भी लिखते थे, पत्रकार भी थे, आलोचनाकार भी थे, लेकिन वह महाकाव्यकार नहीं थे। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए आ गया, ठीक है, वही सवाल हमारा पीछे वाला, कि बालकृष्ण भट्ट का अब निधन कब हुआ, जन्म कब हुआ था। अभी हमने पीछे पढ़ा, वो पढ़ लिया। देखिए हमने पीछे अभी पढ़ा जन्म के बारे में इसके। इनका जो जन्म था वो 23 जून 1845 ईस्वी को हुआ। और अब हमारा जो सवाल आ गया वो आ गया, इनका निधन कब हुआ। तो इनका जो निधन था ये देखिए दिख रहा है स्क्रीन पे, 6 नंबर क्वेश्चन। जवाब को टिक करिए, 20 जुलाई 1914 ईस्वी। टिक कर लीजिएगा। जन्म और निधन हमने दोनों बता दिया, एकदम याद करके जाइएगा, एग्जाम के व्यू से काफी अच्छा है ये। ठीक है, 7वां सवाल देखिए दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे, तो इसका जवाब तो हमने स्टार्टिंग में डेमो में ही दे दिया जी, कि जो हमने शीर्षक का नाम रखा था उसके बगल में ही हमारा आंसर था। जवाब क्या होगा जान रहे होंगे सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे। और देखिए सवाल यहाँ से एक और निकल के आता है कि देखिए निबंधकार, अभी आ गया ना ये निबंधकार, यानी इस क्वेश्चन में जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, तो देखिए क्वेश्चन में दिख रहा है निबंधकार, यानी निबंधकार वह थे, है ना। 7वां नंबर सवाल में देखिए निबंध के निबंधकार, यानी निबंधकार वह थे। ठीक है, आगे बढ़ते 8वें सवाल पे। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं। ठीक है, बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, देखिए ऑप्शन बी इसमें छूटा हुआ है तो आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे छूट गया तो आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी हमारा है नई रोशनी का विष, और ऑप्शन सी हमारा है ये तीनों, और ऑप्शन बी में भी कोई ऑप्शन है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर डी इसका। ठीक है, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों यानी कि ये दोनों और एक और जो हमारा ऑप्शन बी में था वो भी इन्हीं का निबंधकार था। यानी बालकृष्ण के प्रहसन का नाम जो था वो जैसा काम वैसा परिणाम भी इन्हीं का प्रहसन था, नई रोशनी का विश्व भी इन्हीं का प्रहसन था, और एक और हमारा ऑप्शन नंबर बी में जो था, कमेंट करके बताइएगा सभी बच्चे अगर इसका आंसर जानते हैं तो। ठीक है, कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा कौन आएगा। आगे बढ़ते सवाल नंबर 9 पे। देखिए 9वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण भट्ट ने, यानी बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कुल कितने निबंध लिखे थे। बहुत ही अच्छा सवाल, और ऑप्शन को देखिए कितना अच्छा है हमारा। ऑप्शन इसमें दिया हुआ 1000, 1001, 1002, 1003, लगभग में पूछा है। और यहाँ पे ऑप्शन भी एकदम सटा हुआ दिया है, तो आप लोग एक्यूरेट ही याद रखिएगा। इसका जवाब जो होगा वो 1000 होगा। ठीक है, लगभग 1000 निबंध उन्होंने लिखा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 10वें सवाल पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए 10वां सवाल एक बहुत ही अच्छा है कि चंडू खाने शब्द का क्या अर्थ है।
ठीक है। ऑप्शन क्या है? बाल मुड़वाने की एक जगह है, एक प्रकार की सैलून है, या अफीम खाना की मंडली है, या चंडालों के रहने का स्थान है। चंडू खाने का मतलब क्या है? तो जवाब इसका होगा जी ऑप्शन नंबर डी, यानी अफीम खाने की रहने की एक स्थल या अफीम खाना की मंडली है। ठीक है, याद रखिएगा सारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको आज हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यह जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। 11वां देखिए, काफ़ी थोड़ा लंबा सवाल है तो अच्छे से पढ़ के समझ के जाएंगे। सवाल हमारा है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था। ठीक है, इन चारों टॉपिक्स में, चारों कथन में बेन जॉनसन का क्या कथन था। ऑप्शन ए हमारा देखिए कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑप्शन बी हमारा है सुनने से ही मनुष्य को जाना जा सकता है। और ऑप्शन सी हमारा चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज को दबाया जा सकता है। या ऑप्शन डी हमारा है विनम्रता से ही अपनी बात हमें कहनी चाहिए। तो ये जो हमारे इस चैप्टर में बेन जॉनसन का नाम आता है, उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग टिक करिए। ऑप्शन नंबर ए इसका टिक कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करवाएंगे इसको, इस तरह से हम कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी इन्होंने जो है बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, साक्षात रूप प्रस्तुत होता है। अगला सवाल हमारा 12वां दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि शक्ति शब्द कौन सा लिंग है। ठीक है, शक्ति को आप लोग इन्वर्टेड कॉमा में लगा लीजिए इस तरह से। ठीक है, चलिए अब ठीक है, शक्ति शब्द कौन सा लिंग है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है पुल्लिंग है, ऑप्शन बी दिख रहा है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सी उभयलिंग है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। जवाब क्या होना चाहिए? काफी अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा। ऑप्शन बी। ठीक है, शक्ति शब्द जो है ऑप्शन नंबर 20 का जवाब होगा जी। टिक कर लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स, वो हमारे देखिए हमारा ड्रीम क्लासेस का ये हेल्पलाइन नंबर है, उन पे जाइए, कांटेक्ट करिए, सभी बच्चे की एकदम मदद करी जाएगी। ड्रीम क्लासेस हेल्पलाइन नंबर हमारा है 6200733858। ठीक है, हमने यहाँ पर अपना ये देखिए लोगो बना रखा है, आपकी सफलता हमारी पहचान। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, हैंड रिटेन नोट्स की ज़रूरत हो। और जिन बच्चों ने हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, वो जाइए जी ड्रीम क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको? डाउनलोड ड्रीम क्लासेस। कहाँ मिलेगा ये मिलेगा आपको, लर्निंग ऐप हमारा जो है वो मिलेगा आपको प्ले स्टोर में। ठीक है, प्ले स्टोर में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और बहुत सारे कोर्सेज जो है वो हमारे फ्री में वहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं क्लासेस, तो फ्री में भी बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। 10th 11th और 12th के बच्चे। ठीक है, जरूर जाइए, आज ही जाइए और उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से अपने क्लासेस के बेनिफिट को आप समझिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13वें पे आते हैं। 13वां नंबर सवाल हमारा है कि एडिशन का मत क्या है। ठीक है, एक तो हमने बेन जॉनसन के बारे में भी पढ़ा ऊपर, अब अगला है इसमें जो एक व्यक्ति थे एडिसन, इनका मत क्या था। मत का मतलब विचार। ऑप्शन आपको दिख रहा है सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है, और दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। ऑप्शन सी दिख रहा है झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में भी हो सकती है। और ऑप्शन डी दिख रहा है सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में भी हो सकती है। जवाब दीजिए सारे बच्चे, क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा, टिक करिएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों को लग रहा था वो बिल्कुल ही सही सोच रहे थे, याद कर लीजिएगा अच्छे से या नोट्स बना लीजिएगा इसका जी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए 14वें सवाल पे आते हैं। 14वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, शेक्सपियर शब्द जो है वो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। जवाब दीजिए सारे बच्चे 14वें नंबर सवाल का। चलिए बहुत ही अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन दिख रहा है ना, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी टिक करिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम चैप्टर वाइज इसको कवर करते रहिएगा जी सारे बच्चे, ठीक है, क्योंकि आर्ट्स का और ये जो आपका हिंदी का जो टॉपिक है साइंस में भी आता है, वो बहुत ही कम वीडियोस आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे और अच्छे अच्छे सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए एकदम फटाफट और सभी क्वेश्चन को नोट करते चले जाइएगा, ठीक है। आपका जो एक एक टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां नंबर सवाल देखिए। बीवीआई हमने करवा दिया है, काफ़ी अच्छा सवाल है, बार बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना जो है किन अंग्रेजी साहित्यों के लेखकों से की है। चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एडिसन और स्टील से की थी, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर से किया था, हडसन और स्विफ्ट से किया था, या इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए तीनों चारों ऑप्शनों में क्या इसका जवाब होगा, ठीक है। चलिए, जिन बच्चों को नहीं भी मालूम है वो टिक कर लीजिएगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी सवाल को समझिए फिर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सवाल हमारा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना जो है किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की थी, तो एडिसन और स्टील से किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 16वां नंबर सवाल जो है हमारा, देखिए दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। 16वां नंबर सवाल हमारा है कि चमनिस्तान, देखिए चमनिस्तान शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन आपके दिख रहा होगा। ऑप्शन ए नंबर है हरे भरे बागों का इलाका, ऑप्शन बी हमारा एक देश का नाम है ये, ऑप्शन सी हमारा चिमनी का नाम है, या ऑप्शन डी हमारा राज्य है एक, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको सामने ये दिख रहा होगा आपके सामने, ठीक है। बताना है आपको क्या इसका जवाब होगा। चलिए टिक करिए जी। चमनिस्तान का अर्थ हो गया हरे भरे बागों का इलाका। जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो अच्छे से पढ़ लीजिए। चमनिस्तान का मतलब क्या हो गया? हरे भरे बागों का इलाका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17वें सवाल पे। 17वां सवाल को आप लोग वीवीआई करिएगा सभी बच्चे जितने भी इस वीडियोज में बने हुए हैं। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। ऑप्शन देखिए कितना अच्छा है, समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, वाराणसी यूपी या उत्तर प्रदेश, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। दो ऑप्शन आपका बिहार का है और दो ऑप्शन यूपी का दिया हुआ है, ठीक है। तो जवाब दीजिए 17वें नंबर सवाल का क्या होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों को लग रहा है वो बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चे का कमेंट सही भी आ गया है। ये सही जवाब है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते 18वें सवाल पे। 18वां नंबर सवाल भी देखिए काफी अच्छा है कि किसने लिखा है, किसने लिखा है कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, ठीक है। गद्य लिखना जो है भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी दिख रहा है नामवर सिंह, ऑप्शन सी रघुवीर शाह, या ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। क्या होगा इसका जवाब 18वें नंबर क्वेश्चन का? टिक कर लीजिए जी। ऑप्शन नंबर सी, इनका यह कथन था रघुवीर सहाय का। किनका था? रघुवीर सहाय का। कथन क्या था? इन्होंने ही लिखा था कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। यह रघुवीर सहाय का ही टॉपिक था। आगे बढ़ते कुछ और सवालों पे। तो हमारा यह टॉपिक अब समाप्त होने जा रहा है, एकदम अंत में हम लोग बने हुए रहिएगा, ठीक है। चलिए 19वां नंबर सवाल। 19वां कह रहा है कि वक् शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो हैं, ठीक है। वक् शक्ति के अनेक फायदों में कौन सा दो है। ऑप्शन दिख रहा है बकबक एवं भाषण, ऑप्शन बी दिख रहा है घ्राण एवं दृष्टि, ऑप्शन सी दिख रहा है श्रवण एवं स्पर्श, या ऑप्शन डी दिख रहा है स्पीच वक्तृता और बातचीत, ठीक है। तो एकदम अच्छे से पढ़िएगा सभी सवाल को, काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है। और हिंदी का सेशन थोड़ा कठिन लग रहा होगा बहुत सारे बच्चों को, उसमें भाषा को समझना और अच्छे से समझना, पढ़ने में कठिनाई भी होता है बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए 19वें नंबर सवाल का, टिक कर लीजिएगा जिन जिन बच्चों को मालूम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सवाल क्या था फिर से पढ़ेंगे, फिर से इसको समझेंगे। आंसर हमारा हो गया। चलिए अब समझिए सारे बच्चे। देखिए सवाल हमारा था कि वक् शक्ति के अनेक फायदों में कौन से दो हैं। तो हमारा दो कौन होगा? स्पीच वक्तृता और बातचीत जो हमारा है
वक शक्ति के अनेक फायदों में से 2 हैं। ठीक है, और आज का अंतिम सवाल हमारा 20वें नंबर क्वेश्चन का कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये हमारे एक टॉपिक में आ गया। ऑप्शन बी हमारा है अजात शत्रु, ऑप्शन सी हमारा है गुप्त वैरी, रसातल यात्रा या उचित दक्षिणा, और ऑप्शन डी हमारा है हमारी घड़ी सद्भाव का अभाव। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने इन चारों में से नहीं लिखा था। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से। तो इसका देखिए आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु उपन्यास को जो है ना वो इन्होंने नहीं लिखा था, बाकी सबको इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो ये लाइक व शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे बच्चे चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले। ठीक है, और जिन बच्चों को कोई भी तकलीफ या कठिनाई हो रही है सवालों को पूछने में, हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, आप सभी बच्चे को कांटेक्ट जरूर करिएगा। ठीक है, और किसी भी सहायता के लिए या किसी भी बच्चे को नोट्स अगर परचेज करनी हो तो ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बने रहिएगा ड्रीम क्लासेस के साथ। अगले टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।